तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सौर्य करियर पॉइंट में। जी हाँ, मैं सौर्य आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां से जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये कक्षा 11 का हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। इसमें केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों केमिस्ट्री की अगर टॉपिक की बात की जाती है तो हम लोग परमाणु की संरचना नाम का जो हमारे पास में चैप्टर दिया है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं, चूँकि वहाँ से चीज़ें हमारे क्या कर सकती हैं, थोड़ा सा समझ में आ सकती हैं। दोस्तों अगर इसकी समझ विकसित करना है हम लोगों को कि मतलब कहाँ से हमारी केमिस्ट्री अच्छी खासी समझ में आ सकती है, तो परमाणु की संरचना नाम का चैप्टर ये है जो दोस्तों केमिस्ट्री में जान डाल देता है कि मतलब हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली हमारे दिमाग में ये थोड़ा जनरेट कर देता है कि एक्चुअली में हमारे पास में कौन कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो कि केमिस्ट्री में हमको पढ़ करके चलना है। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में क्या होगा। जो चैप्टर दे करके रखा है परमाणु की संरचना नाम का, यहाँ से चैप्टर हमारे पास में दिया गया है। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पास में जो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ये परमाणु की संरचना नाम का चैप्टर है। दोस्तों परमाणु की संरचना, दोस्तों इतना गजब तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ करके चलने वाले हैं कि परमाणु की संरचना आपके सीधे दिमाग में जाएगा। ठीक है दोस्तों, परमाणु की संरचना का अगर बात किया जाता है कि परमाणु की संरचना के बारे में हमको पढ़ना क्या है, एक्चुअली जैसे यहाँ पर दिया है परमाणु, तो मतलब दोस्तों पहले हमें ये पढ़ लेना है कि परमाणु एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है बात करेंगे कि परमाणु एक्चुअली में है क्या। परमाणु की भूमिका किसने सबसे पहले बनाई थी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ लेते हैं कि परमाणु है क्या, ताकि हम लोगों को चीज़ें कॉन्सेप्चुअल समझ में आने लगे सभी चीज़ें। दोस्तों परमाणु के बारे में सबसे पहले अगर किन्होंने बताया था तो वो हमारे पास में क्या थे, डाल्टन थे। कौन था दोस्तों, डाल्टन थे। डाल्टन ने परमाणु के संबंध में कुछ नियम दिया है, कुछ बातें बताई है कि परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या नहीं है, कैसे कैसे परमाणु कार्य करता है। तो अब हम लोग पहली बात यहाँ से ये समझते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पर दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, यहाँ से हमारा आज का जो टॉपिक लग रहा है बच्चों, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यहाँ से क्या होगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यहाँ से हमारे पास में क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देख के चलेंगे कि डाल्टन चाचा हमारे क्या बता करके गए थे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले जो डाल्टन ने बताया था कि डाल्टन बोले कि परमाणु क्या होता है सबसे पहले, तो एक्चुअली में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के संबंध में ये कहा कि किसी पदार्थ को यदि हम लोग तोड़ते हुए चले जाते हैं, जो सबसे छोटी यूनिट पाती है अर्थात उसके बाद किसी को नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास में क्या होता है, डस्टर है। ध्यान देना, अगर ये हमारे पास में क्या है, डस्टर है, इसको हमने कहा कि ये डस्टर के में लकड़ी लगी हुई है। लकड़ी कहाँ से निकाली गई है, हमने कहा लकड़ी पेड़ से निकाली गई है। पेड़ बहुत बड़ा था, पेड़ को काटा गया तो छोटा से क्या निकला, लकड़ी का टुकड़ा, जिसे हम लोग डस्टर बोले। अब बताओ डस्टर को अगर हम लोग, ये लकड़ी है, इसे अगर किसी तरीके से बारीक पाउडर अगर इसका हम लोग बना लेंगे तो पाउडर में एक छोटा सा कण निकल के आएगा। उस कण को भी बहुत छोटे छोटे भागों में अगर हम लोग तोड़ते चले जाएंगे, इसका मतलब जो एकदम छोटा सा पार्ट मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलेंगे। यही बात तो डाल्टन भी कहना चाहते थे कि किसी पदार्थ को अगर तोड़ते हुए चले जाते हैं, अंत में एक छोटा सा कण हमको मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु कहा जाता है। इसका मतलब डाल्टन ने जो बच्चा अपना सिद्धांत दिया कि डाल्टन के द्वारा बताया गया नियम क्या है कि किसी पदार्थ को यदि तोड़ते हुए चले जाते हैं, सबसे छोटी यूनिट मिलती है, जो सबसे छोटा कण मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये बात किसने कही थी, डाल्टन ने इस बात को बताया। लेकिन इस बात को तो दोस्तों डाल्टन ने बता दिया, लेकिन यहीं से और थोड़ा सा समझने वाली बात अगर होती है कि हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अगर हम लोग रुक जाते हैं तो अच्छा खासा समझ में आ सकता है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम है क्या, चलो बहुत ज़्यादा काले काले दिख रहे थे ना, हालांकि रियलिटी आप लोगों को सामने ना दिखे। ठीक है, क्योंकि दुनिया आजकल झूठ पर विश्वास करती है, सच पर कोई विश्वास नहीं करता है। ठीक है, चलो एक बात हम लोग यहाँ देखते हैं कि डाल्टन ने सबसे पहले क्या बताया। अगर दोस्तों हमारे पास में कोई क्या होता है, पदार्थ होता है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते चले जाते हैं, किसी पदार्थ को अगर हम तोड़ते हैं तो अंत में हमको क्या मिलता है, जो छोटा छोटा हम लोगों को पाउडर मिलेगा, जितने छोटे छोटे हमारे पास में हमको पाउडर दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो हमारे पास में भाग मिलेगा दोस्तों, इसे परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु कहा जाता है। इसका मतलब किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा वाला कण होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु कहा जाता है। बोलो क्या ये बातें समझ में आई। ये बातें किसने कहा, डाल्टन ने कहा। इसका मतलब डाल्टन ने ये कहा कि द्रव्य का जो क्या होता है, द्रव्य का जो सूक्ष्मतम कण होता है, क्या बोलते हैं, द्रव्य का जो सूक्ष्मतम क्या होगा, कण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। इस बात को किसने कहा, डाल्टन ने। डाल्टन ने कहा किसी पदार्थ को तोड़ने पे जो सबसे छोटा कण हमको मिल जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। इसका मतलब दोस्तों जो हमारे पास में परमाणु होगा, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है,
एक बात तो हमको यहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि मतलब परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। और दूसरा यहाँ से कहा गया कि इसका मतलब द्रव्य को अगर तोड़ते हुए चले गए, जो सबसे छोटी यूनिट मिली, इससे छोटा कोई चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये अंत है, इससे छोटा नहीं हो सकता। अब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? अविभाज्य कहा जाता है। इसका मतलब दूसरे नियम में यहीं पर डाल्टन बोल देते हैं कि परमाणु जो होता है वह अविभाज्य होता है। दोस्तों, परमाणु क्या होगा? अविभाज्य होता है। इसका मतलब ये बात भी किसने कहा? डाल्टन ने कहा। क्या कहा? कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। अच्छा, ये परमाणु क्या होगा? अविभाज्य होगा। डाल्टन ये भी बता दिए। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ से ये कहा जाए कि परमाणु अविभाज्य मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, इस बात को किसने कहा? डाल्टन ने। और डाल्टन क्या कहते हैं? तो बच्चों, हम लोगों को पता है कि 1 से लेकर के 118 तक तत्व पाए जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो 1 से लेकर के जो 118 तक तत्व पाया जाता है, इसमें हमने कहा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इसमें क्या होगा? हीलियम होगा। इसमें क्या होता है? लिथियम होता है। इसमें क्या होता है? बेरिलियम भी होता है। इसका मतलब प्रत्येक पदार्थ जो अपने परमाणुओं से मिलकर के बना है, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, वो किससे होगा? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो डाल्टन ने इस बात को कहा कि जो प्रत्येक तत्व होता है, अलग अलग तत्व होते हैं, वो अपने अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अलग अलग तत्व अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया, हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या है? डस्टर है, तो केवल ये लकड़ी के कणों से मिलकर बना है। ये हमारे पास में क्या होगा? लोहा होगा, तो केवल ये लोहे के कणों से मिलकर बना है। ये हमारे पास में क्या होगा? प्लास्टिक होगा, तो ये केवल प्लास्टिक के कणों से मिलकर के बना है। ये हमने कहा कि हमारे पास में क्या होता है? ये क्या होता है? तो अगर ये टेप होता है, इसका मतलब ये किससे मिलकर के बना है? केवल ये कागज के कणों से मिलकर के बना है। ठीक है। और हमने कहा कि हमारे पास में ये हाइलाइटर है, तो ये भी किससे मिलकर बना है? केवल ये क्या होगा? कांच के प्लास्टिक के कणों से मिलकर के बना है। ये हमारे पास में क्या है? चौक है, इसका मतलब ये भी किससे मिलकर के बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी हुई है। अगर इतनी सारी चीजें हमारे मिलकर के बनी हुई हैं, कैल्शियम केवल कैल्शियम कार्बोनेट के परमाणु हैं, इसमें केवल लकड़ी के परमाणु हैं, इसमें केवल लोहे के परमाणु हैं। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? इसका मतलब यहाँ से जो हमारे पास में अलग अलग चीजें मिलकर के बनी होती हैं, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बनी होती हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब अलग अलग चीजें अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनी है। अब यहाँ से तीसरा नियम ये क्या बताते हैं कि अलग अलग तत्व, इन्होंने क्या बोला? अलग अलग जो क्या होता है? तत्व होता है, वह अलग अलग परमाणु से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होगा? अलग 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 तत्व अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इस बात को किसने कहा? डाल्टन ने बताया। बोले इतनी बात समझ में गई? अलग अलग तत्व अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है। और डाल्टन ने कहा इसका मतलब कोई एक तत्व में जितने परमाणु लगे होते हैं, हमने कहा इस तत्व में अगर मैं देख लेता हूँ, ये छोटे छोटे मेरे पास में बहुत सारे क्या लगे हैं? परमाणु मिलकर के बने हैं। एक तत्व के जितने क्या होते हैं दोस्तों? परमाणु होते हैं, समान प्रकार के परमाणु होते हैं। देखो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो एक तत्व जो हमारे पास में होगा, देखो आपको यहाँ पर लाइट की रोशनी में ज़्यादा दिखाई देगा, एक तत्व में जितने परमाणु होते हैं सब समान प्रकार के होते हैं। अगर हमने कहा इस वाले परमाणु को हम लोग निकाल लेते हैं, देखो इस वाले परमाणु को अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये परमाणु का गुण जैसा होगा वैसा ही इसका गुण होगा, वैसा इसका होगा, वैसा इसका होगा, वैसा ही इसका होता है। तो एक तत्व में उपस्थित प्रत्येक परमाणु, किसी एक तत्व में, ध्यान से देख करके चलना, क्या बोले? किसी एक तत्व में, ये कौन बता रहा है? डाल्टन। एक तत्व में सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी परमाणु जो डाले गए हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। इस बात को किसने कहा? डाल्टन ने कहा है। एक तत्व में सभी परमाणु समान होते हैं, और जब परमाणु क्या होगा? समान होगा। अगर क्या बता रहे हैं? परमाणु क्या है? समान है, तो उसका जो क्या होता है? गुण होता है, वह गुण भी क्या होता है? समान होता है। इस बात की पुष्टि किसने किया? डाल्टन ने किया। हमने कहा कि जैसे हमारे पास में कोई एक कमरा है, एक घर है, तो एक घर ईंट से ही मिलकर के बना है कि नहीं? बताओ जल्दी से। एक घर हमारा है तो एक तत्व है, एक घर ईंट से मिलकर के बना है। इसका मतलब जितनी ईंट है समान प्रकार की सब ईंट लगी हुई है कि नहीं? तो बोले हाँ भाई, समान प्रकार की ईंट लगी हुई है। इसका मतलब अगर मकान को तोड़ते हैं, जो एक एक ईंट निकलती है हमारी, वो प्रत्येक ईंट का आकार, आयतन, आकृति, गुण क्या होगा? समान। सब ईंट मिट्टी के कणों से मिलकर के बनी है, हाँ बनी है। सब ईंट को आग में तपाया गया है, हाँ तपाया गया है। सभी ईंट को सीमेंट से जोड़ा गया है, हाँ जोड़ा गया है बाबा। सभी को दीवार बनाने में उपयोग किया गया है, हाँ किया गया है। इसका मतलब ये प्रत्येक पदार्थ द्रव्य को तोड़ते हैं तो सूक्ष्मतम कण जो होगा उसे क्या कहते हैं? परमाणु। किसने कहा? डाल्टन ने। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ये क्या कहलाता है? हमारे पास में कहलाया
परमाणु परमाणु अविभाज्य है, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनी है। समान प्रकार के तत्व होते हैं, उसमें जो परमाणु लगा होता है समान प्रकार का होता है, और जितने परमाणु समान होते हैं उनका गुण क्या होता है, समान होता है। इस बात को किसने कहा, डाल्टन ने कहा। दोस्तों किसने बताया, डाल्टन ने इस बात को बताया कि जो उसमें परमाणु लगा होता है वो परमाणु क्या होता है, समान होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये बात हमको समझ में आया। लेकिन अगर दोस्तों यहीं से पते की बात मैं आपको बता दूं कि डाल्टन को बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। अब डाल्टन बेहोश होने से बचेंगे, ठीक है। इसका मतलब ध्यान देना, अगर कहते हैं ना यदि खिचड़ी बर्तन में पकाएं, जनाब ध्यान से सुनना, अगर खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमार इंसान ठीक हो सकता है। यहाँ खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान ठीक हो सकता है, अगर खिचड़ी दिमाग में पक जाए तो अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाता है। जनाब गौर फरमाइएगा, कह रहे हैं कि खिचड़ी अगर कहाँ पके, बर्तन में पके तो बीमार इंसान भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर खिचड़ी दिमाग में पकने लगे एक अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है। यही बात कुछ डाल्टन के साथ हो गई है, क्योंकि डाल्टन ने अपना पूरा सिद्धांत दे दिया। अब इसका मतलब उस टाइम पर तो ये होने लगा कि डाल्टन की जय हो, डाल्टन की जय हो, डाल्टन की जय हो, क्योंकि उस टाइम तक कोई नियम नहीं आया था, सभी लोग इनका नियम मानने लगे। लेकिन कई साल बीतने के बाद में बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, एक आधुनिक रसायन विज्ञान आया। इसका मतलब जब हमारे पास में आधुनिक रसायन विज्ञान आ गया दोस्तों, ध्यान देना, ये हमारे पास में ऊपर हो गया। अब यहीं से हम लोग देख करके चलते हैं कि हमारे पास में आधुनिक रसायन क्या कहती है। दोस्तों ये हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा है ये आधुनिक रसायन का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। अब कह रहा है कि जब आधुनिक रसायन विज्ञान हमारे अंदर आ गया तो आधुनिक रसायन विज्ञान ये कहती है, ए डाल्टन, बोले हाँ, बोले कि प्रत्येक पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो बोले हाँ परमाणु कहलाता है। अब बोले कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। बोले नहीं, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। बोले अगर परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है तब तुमको कैसे ये पता लगा कि परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्या परमाणु में ये नहीं बताया गया कि परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिल करके बना होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब मान लो जैसे हमने कहा, अगर मैं कहीं दूर रहता हूँ, अगर मेरी वाइफ मुझे एक लेटर लिख करके भेजती है और वो लेटर हमारे कौन पा जाते हैं, दोस्त जी पा जाते हैं, दोस्त पा जाते हैं, घर पे नहीं रहता हूँ। तो अगर हमारी वाइफ का लेटर दोस्त पा गया है तो पता चला कि हमारे आने के पहले वो लेटर को खोल करके पढ़ लेता है और कहता है कि भाई साहब ऐसा है तो आपकी वाइफ को 10,000 रुपये की आवश्यकता है, क्योंकि वो बीमार है, उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए घर पे। तो हमें घर पर पैसा भेजना पड़ेगा ना। हमको ये बात ज़्यादा कष्ट देती है कि लेटर हमारे वाइफ का था, हमारा मित्र कैसे खोल करके पढ़ लिया। हमने उससे कहा कि भाई तुमने लेटर खोल करके पढ़ा, तो मित्र ने कहा कि हमने लेटर खोल करके नहीं पढ़ा। तो भाई बात मैं ये पूछूंगा, तुमको कैसे पता कि उसको 10,000 रुपये की आवश्यकता है। तो बंदा झूठ बोल रहा था ना, झूठ बोल रहा था, क्योंकि लेटर को उसने खोल करके पढ़ लिया। हमें ये बात को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारी वाइफ का लेटर है तो केवल मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ से ये है, डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है, तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये पूछा गया कि परमाणु अगर अविभाज्य है तो भाई परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, इस बात का पता कैसे लगा। हमने कहा कि अगर ये हमारे पास में क्या होगा, बॉक्स होगा। ध्यान देना, अगर यही हमने कहा कि हमारे पास में ये क्या है, एक बॉक्स है, ठीक। अगर इस बॉक्स को मैं खोलूंगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर क्या था। खोल लेता हूं तो हमें पता चला कि इसके अंदर क्या था, माइक रखा हुआ था। इसका मतलब जब तक किसी को तोड़ेंगे नहीं तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। तो परमाणु को तोड़ा गया तो क्या निकला, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो डाल्टन सर नीचे करके खड़े हो गए कि हाँ भाई साहब है, परमाणु के अंदर क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। मतलब डाल्टन के एक सिद्धांत गलत हो गया, अगर हम ये कहें सर झुकाने का मतलब। अब दूसरा कहा जाता है कि अलग अलग तत्व जो होता है वो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। क्या बोले, अलग अलग जो तत्व होते हैं इनके अलग अलग परमाणु क्या होते हैं, परमाणु भी अलग अलग होते हैं। तो इनके सामने ये एग्जाम्पल रखा गया, अगर हमारे पास में क्या होता है, ध्यान से देख करके चलना, एक हमारे पास में कार्बन होता है और एक हमारे पास में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा, 14 होता है, और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है, 14 होता है। अलग अलग तत्व के परमाणु द्रव्यमान मिल गए कि नहीं। जब अलग अलग तत्व के परमाणु द्रव्यमान मिल गए तो भाई साहब ये समान हो गया, असमान कहाँ से हुआ। तो इनका ये वाला द्रव्यमान भी क्या हुआ, गलत हुआ, ये नियम भी क्या हुआ, गलत हुआ। अब बोलते हैं एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, इसका परमाणु भार 1, इसका 2, इसका कितना होता है, 3 है। तो तीनों अगर बात कही जाएगी कि तीनों है तो क्या, हाइड्रोजन ही है, तीनों है क्या, हाइड्रोजन ही है। लेकिन इनके परमाणु क्रमांक क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब ये हमारे पास में कह सकते हैं कि जो एक तत्व के परमाणु होते हैं अलग अलग द्रव्यमान के भी होते हैं। अब बताओ, जब एक परमाणु के समान होंगे तो गुण समान नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक तत्व है, इसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है और यहीं से इसका जो गुण होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब देखा जाता है तो डाल्टन का पूरे तरीके से नियम दोस्तों 1 to all
टोटल जितने नियम दिए गए हैं सारे नियम डाल्टन के गलत मान लिए गए। डाल्टन का ही एक ऐसा नियम होता है जो कि पूरी केमिस्ट्री में पूरा नियम इनका गलत मान लिया गया, बाकी कोई नियम यहाँ से सही नहीं माना गया है। अब भाई साहब डाल्टन है ना, तकलीफ तो होगा ही ना। अगर कहा जाता है जनाब जिंदगी है ना, जिंदगी तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। दोस्तों डाल्टन के साथ भी कुछ यही हुआ कि जिंदगी है, तकलीफ तो होगी ही, लेकिन मरने के बाद में तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तो तकलीफ ना हो जिंदगी में तो मजा ही क्या है जिंदगी जीने का। अब डाल्टन यहां से करते हैं पूरे तरीके से डाल्टन डिप्रेशन में चले गए। इसका मतलब डाल्टन का रूल पूरा गलत हो गया। तो हम लोग इस फ्लॉफ गुत्थी को नहीं पढ़ेंगे, मान करके चलेंगे कि ये डाल्टन का नियम है और इतना हमें पढ़ करके चलना है दिमाग में, ठीक है। आधुनिक विज्ञान लेकर के चलेंगे। इसका मतलब परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य, तो अब से हम लोग बोल करके चलेंगे कि परमाणु कैसा होता है, विभाज्य होता है। कोई टीचर आपसे पूछे बच्चा कि परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य है, तो बाबू परमाणु हमेशा विभाज्य होता है, अविभाज्य परमाणु नहीं है। अब इस गुत्थी को आप लोग भूल जाना कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। तो दोस्तों क्या डाल्टन का नियम यहाँ से आपको समझ में आया कि परमाणु क्या होता है, विभाज्य है कि अविभाज्य होता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि परमाणु क्या है, परमाणु विभाज्य है। अब दोस्तों इसी को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, मिटा करके चलेंगे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं स्टॉप करके, नहीं तो मैं ऐसे तो मिटा दूंगा। ये देखो ऐसे ही मिटाया जाता है, ठीक। हालांकि आप लोग तो मिटाए नहीं होंगे एक शॉर्ट वीडियो में मैंने भी देखा था ऐसा। चलो फिलहाल अब यहाँ से देख करके चलते हैं बाबू, डाल्टन का नियम हो गया। अब यहाँ से हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि डाल्टन का नियम भी हम लोगों ने पढ़ दिया, तो अब हमने कहा भाई जरूरी चीज़ तो आपको अब पढ़नी है। अब जाकर के हमारे पास में केमिस्ट्री लाइन पर हमारे आ रही है, डाल्टन ने बता दिया कि परमाणु सिद्धांत होता है, लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक। तो अब दोस्तों थोड़ा सा परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि परमाणु एक्चुअली में है क्या। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ये देख करके चलेंगे कि परमाणु हेडिंग बना लेंगे। दोस्तों चैप्टर की मैं भूमिका बना रहा हूँ परमाणु। दोस्तों अगर कोई हम लोगों से देखेगा कि परमाणु एक्चुअली में क्या है, एकदम अच्छे तरीके से माइंड को शांत कर लेंगे, अच्छा खासा समझ करके चलेंगे कि परमाणु एक्चुअली में है क्या। हमने कहा मान लो तुम्हारा नाम अगर रखा हुआ है, ठीक है, हमने कहा तुम्हारा नाम आदित्य रखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारा नाम आदित्य है, इसका मतलब तुम्हारे नाम के पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्लू रखा गया है, ठीक है। हमने कहा कि कई लोग अपनी लड़की का नाम क्या रखते हैं, तनु रख देते हैं। क्या करते हैं, कई लोग अपनी लड़की का नाम क्या रख देते हैं, तनु रख देते हैं। अब बताओ जब कई लोग अपनी लड़की का नाम तनु रख दिए हैं, तो तनु का मतलब होता है पतला। जब लड़की पैदा हुई थी तो एकदम पतली थी, एकदम ऐसे सुस्की हुई एकदम थी, इसका मतलब वो क्या है, तनु है। क्या बोलेंगे, तनु बोलेंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है लड़की अगर एकदम बहुत ज़्यादा मोटी है, फिर उसका नाम क्या रख दिया जाता है, तनु। हालांकि कोई लोग मेरे द्वारा दिया गया प्रत्येक उदाहरण किसी व्यक्ति के से संबंधित नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से मैच हो जाता है तो मात्र यह एक प्रकार का क्या है, संयोग है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस बात को मैं पहले बता देता हूँ, चुनौती स्वीकार कर लेना, ठीक है। चलो अब अगर कोई परमाणु बोलेगा तो परमाणु एक गोल आकृति का होता है। दोस्तों अगर कोई हम लोगों के सामने आएगा कि परमाणु किसे कहा जाता है, तो परमाणु एक गोल आकृति का होता है। अब हमने कहा परमाणु के बीच में कुछ ठोस भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर यहाँ से क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, माइनस आवेश होता है। इसका मतलब दोस्तों जो परमाणु है, परमाणु में टोटल कितने कण उपस्थित होते हैं, ध्यान से देख करके चलना। अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे परमाणु में हमारे मूल कण कितने होते हैं। परमाणु में मूल कणों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये मूल कण कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब हमने कहा परमाणु के नाभिक का आकार ठोस होता है कि खोखला, तो हमने कहा कि जो परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है, वह परमाणु का नाभिक ठोस होता है। नाभिक कैसा होता है, ठोस। तो हमने कहा कि जो परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है, वह नाभिक क्या होता है, ठोस होता है। नाभिक में रहने वाले कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। क्या बोला जाता है, नाभिक पर जो रहने वाला कण होगा उसे न्यूक्लियन कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, 2 होती है। अब हमने कहा जो परमाणु होता है यह किनारों पर खोखला होता है। परमाणु किनारों पर कैसा होता है, खोखला होता है। दोस्तों क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि परमाणु किनारों पर क्या होता है, खोखला होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। अच्छा ध्यान देना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है,
और इसकी गर्लफ्रेंड कौन है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी गर्लफ्रेंड के चारों ओर ही तो चक्कर तो लगाएगा ना भाई। अगर ये चक्कर नहीं लगाए तो कोई और चक्कर लगाएगा, ठीक है। इसका मतलब तू नहीं तो कोई और सही, दुनिया क्या है? बहुत बड़ी है। इसका मतलब यही से हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। इस दुनिया में तू सनम अकेली तो नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा, गाँव वगैरह में आप लोग देखे होगे या तो शहर में देखे होगे कि जब स्कूल से छुट्टी होती है तो लड़के पुल वगैरह के पास में क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड आती है तो उसको क्या करते हैं? निहाता रहता है, ठीक है। तेरे मस्त मस्त दो नयन मेरे दिल का ले गए चैन, वही वाली हाल एकदम से चलती है, ठीक है। अरे हवा थोड़ा धीमे धीमे चल, ऐसा करके ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी की गर्लफ्रेंड अगर साथ में पीछे पीछे जाती रहती है तो लड़का उसी को निहारता रहता है। अब उसके घर तक साथ में जाता है, ठीक है। उसका घर इसका घर एक दूसरे के सामने है तो मन में एक अजीब प्रकार का गाना चलता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है ना। तो इसका मतलब कोई चांद का टुकड़ा या चांद ऐसा टुकड़ा, गाना आप लोग देख लेना। तो इसका मतलब कह रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के चारों ओर इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब अगल बगल वाले कुछ लोग देखने वाले होते हैं, गाँव में कुछ लोग होते ही इसीलिए हैं। आप कुछ गलत काम करोगे तो वो देख जरूर लेते हैं, ठीक है। कहीं भी कुछ करने के लिए जाओगे तो वो देखेंगे जरूर। अब आप लोगों को पता है कि हाँ ये जो क्या है, अगर कोई बी नाम का लड़का है, हमने का कोई अगर क्या है श्याम नाम का कोई लड़का है, अगर किसी को बराबर क्या करता है? देखता रहता है। इसका मतलब वहाँ से इस बात का पता चलेगा कि जैसे हमारे पास में क्या है कि अगर किसी को देख रहा है तो उसे गांव वाले क्या करते हैं? आवारा हो गया है एकदम से। अगर किसी के चारों चक्कर में पड़ोगे, चारों ओर घूमने लगोगे तो गाँव में तुम्हें, घर में तुम्हें आवारा घोषित कर दिया जाएगा। सेम वही कंडीशन इलेक्ट्रॉन की भी तो होती है। इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन भी बंदा फंस गया है प्यार के जाल में। जब इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के प्यार के जाल में फंस गया है तो इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहते हैं। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा कौन सा तत्व है जिसे ऐसा कौन सा कण है जिसे आवारा कण कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को आवारा कण के नाम से जाना जाता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने कहा हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है? आप लोगों को ना पता हो तो एक पते की बात मैं बता दूं। अगर यहीं से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के खोज की बात आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने किया? टॉमसन ने किया। मैक्सिमम लोगों को ये बातें नहीं पता है। अगर पूछेंगे इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने दिया, तो हमने कहा कि अगर घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करने का पहला अधिकार किसका होता है? उसके मामा का होता है। क्योंकि नामकरण मामा या मौसी से पूछ करके रखा है। लेकिन पहला पद किसका है? मामा का। दूसरा का किसका होगा? मौसी का पद होता है। तो इसका मतलब मामा पहले उसका नामकरण किया जाता है। लेकिन हमने कहा इलेक्ट्रॉन जब आया ना तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने बुलाया? स्टोनी ने बुलाया। किसने बुलाया? तो अगर नाम के संबंध में ये तरीका जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया? स्टोनी ने दिया। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया? नामकरण स्टोनी ने दिया है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमने कहा इलेक्ट्रॉन पर अगर बात आएगी आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10 की घात कितना होता है? -19 कूलाम का आवेश होता है। कितना होता है? 19 कूलाम का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 91.1031 कितना होगा? 91.1031। और ध्यान रहे कि 9.1 10 की घात -31 है। 91.1031 किलोग्राम। एक याद करके चलोगे। हमने कहा कि इसकी त्रिज्या कितना होती है? इसकी त्रिज्या, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितना होती है? तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितना? 28×1013 कितना होता है? 28×1013 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये तो रही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की बात। मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? टॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया? स्टोनी ने दिया। हमने कहा अगर मैं सौर्य हूँ तो मेरा नाम सौर्य किसने दिया? तो कोई देने वाला होगा मेरा नाम ना। हालांकि माँ का अधिकार होता है पहला नाम देने का, ठीक है। सॉरी, मामा का अधिकार होता है, लेकिन छोड़ो। अब यहाँ से ये क्या होगा? अगर यहाँ से स्टोनी ने दिया है, उसके बाद में यहाँ से ये क्या होता है? आवेश। अगर यहाँ से बात करेंगे कि आवेश हमारे पास में क्या होगा? आवेश कितना होता है? 16×10 कितना होगा? 19 होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 91×1031 होता है। त्रिज्या कितनी होती है? 28×1013 होता है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं? तो ये हमारे पास में क्या होता है? त्रिज्या इसकी हो गई। दोस्तों इतना टॉपिक आप सभी लोगों को याद हुआ कि नहीं, या हम आगे लेकर के चलते हैं? एक बार मैं इसी टॉपिक को अच्छा खासा रिवीजन मारता हूँ कि परमाणु क्या होता है। परमाणु एक गोल आकृति का होता है, बीच में एक ठोसी भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु किनारों पर खोखला होता है, ठीक है। और नाभिक क्या होता है? ठोस होता है। नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में टोटल कितने कण होते हैं? मूल कण 3 होते हैं और इनकी संख्या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में हमारी पेन होती है। पेन का मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हमने कहा इलेक्ट्रॉन को आवारा कण भी कहा जाता है क्योंकि किसी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, आवारा कण है। अगर आवारा तत्व की बात की जाए तो आवारा तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इलेक्ट्रॉन की ही बात चले, चूंकि इलेक्ट्रॉन आवारा कण होता
है। आवारागर्दी कितनी है ये बात देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया? स्टोनी ने दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 16 10 19 होता है। ध्यान रहे कि आगे माइनस है, 1.6 है, ऊपर भी माइनस है। द्रव्यमान कितना होता है? 91 10 31 कितना होता है? 91 10 31 होता है। त्रिज्या कितनी होती है? 28 10 13 सेंटीमीटर में होता है। इस बात को आपको ज्ञात रहे, ध्यान रहे सभी लोगों को। चलिए दोस्तों, अब ये तो बातें हमारे पास में आ गई कि ये हमारे पास में क्या होगा, नामकरण दिया किसने दिया, किसने नहीं दिया। अच्छा, आप लोग एक बात और सोच करके देखो अच्छे तरीके से। हम थोड़ा हट जाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे, फिर लिखना शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों, लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, जब तक मैं लेक्चर देता रहूंगा बोर्ड पर, आपकी पेन चलनी नहीं चाहिए। हमारी पेन, हमारा मुंह जब तक चले तब तक आपकी पेन नहीं चले। जब मैं कहूँ स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो की स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट 3 फिंगर से ले लिया करो, उसके बाद में पूरा लिख लिया करो। फिर बोर्ड को अपने शब्दों में पूरी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करना, अपने शब्दों में बनाना सीखो। किताब वाला अगर बना करके रखा हो तो रटंत विद्या कब तक चलेगी तुम्हारे मन में? ठीक, अपने से बनाना सीखो दोस्तों, विश्वास रखो। बहुत ईजी वे में पूरी परिभाषा आपको बताऊंगा, ऐसी ऐसी मस्त मस्त परिभाषा बताऊंगा, किताब में ढूंढने से नहीं मिलेगी, समझ में सीधा दिमाग में, दिल में छप जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस बात को अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे पता चली? डाल्टन ने बताया था ना जनाब, डाल्टन ने बताया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने किया और कैसे कर लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज? ये बात भी है भाई। डाल्टन ने परमाणु को तोड़ नहीं पाया, लेकिन तो परमाणु के अंदर कैसे घुस गए, इस बात की खोज। तो मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज कैसे हो गई, पहले हम लोग इसको हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले मिटा देता हूँ, ताकि पूरा मैं समझा पाऊँ आप लोगों को कि हमारे पास में क्या है, मैं क्या पढ़ाने के लिए आपको चल रहा हूँ। ध्यान देना जनाब जरा कि हमारे पास में ये टॉपिक क्या चल रहा है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? दिल में लगा करके बैठोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ध्यान से देख करके चलना दोस्तों। जो हमारे पास में हेडिंग लग रही है, तो ये हेडिंग हमारे पास में क्या लग रही है, ध्यान दो। क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। अच्छा दोस्तों, अब ध्यान से बताओ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। अगर हमने कहा, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में क्या है, ये मैंने बेंजीन ले लिया है। ठीक है, ये बेंजीन है, ये हमारे पास में डस्टर है, ये हमारे पास में इंक है। अगर इतनी सारी चीज़ें मैं रख लूँ, या तो ये हमारे पास में क्या होता है, स्टेपलर होता है। इतनी सारी चीज़ों को खोज किसने किया? मैंने तो हेडिंग डलवा दिया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज। हमने कहा इसकी खोज किसने किया, इकट्ठा बता दे, सब आपको आ जाएगा दिमाग में। नहीं साहब, एक एक चीज़ बताओ, पहले इसका बताओ, फिर इसका बताओ, फिर इसका बताओ। बात समझ में आया ना? तो दोस्तों हमने कहा इकट्ठा नहीं बता सकते हैं, तो अगर तीनों को इकट्ठा मैं आपको पढ़ा दूं क्या, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसी में से पहले हम लोग पढ़ के चलेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। अब ध्यान से देख करके चलो, अगर हमने कहा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो दोस्तों ये बताओ, इलेक्ट्रॉन की खोज तब तक हम थोड़ा सा नहीं बता पाएंगे आप लोगों को, जब तक मैं आपको कैथोड किरण नहीं बता देता हूँ। क्या नहीं बता देता हूँ? कैथोड किरण क्या होती है। इसका मतलब हमें यहाँ पर यह पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारे पास में क्या है, कैथोड किरण है। ध्यान दो, इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट हमारे पास में है, कैथोड किरण। अच्छा गुरुजी, अब किताब में हमारे दिया है कि कैथोड किरण क्या होती है, ये टॉपिक आप बताना चाहते थे बच्चा। वेरी गुड, हमारा दिमाग, हमारे शब्द और तुम्हारा दिमाग मिलने लगा। समझ लो हम दोनों एक लेवल पे आ गए हैं, अब दिमाग समझ में आएगा अच्छे तरीके से। इसीलिए कहा जाता है ना, स्टूडेंट अपना लेवल ऊपर करे, टीचर अपना लेवल थोड़ा सा नीचे कर ले। जब पढ़ाएंगे तुम्हारे दिमाग में जाएगा, नहीं तो अगर हमारा लेवल ऊपर रहेगा, तुम्हारा लेवल नीचे रहेगा, हम पढ़ाएंगे तो ऊपर से जाएगा, तब आप लोग कहोगे ना कि सर जी ऊपर ऊपर जा रहा है। अरे यही है कि मैंने अपना लेवल नीचे नहीं किया। तो कैथोड किरण क्या होती है, फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ करके चलेंगे दोस्तों कि हमारे पास में क्या होता है, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। किसकी पढ़ के चलेंगे, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, ये बात आ जाती है साहब। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। किसका पढ़ के चलेंगे दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसकी खोज किया तो किसने किया, करने वाले बंदे का नाम क्या है, हमें तुम बताओ जल्दी से कि इसकी खोज किसने कर दिया। ठीक, तो बच्चों पहले हम लोग अभी कैथोड किरण पढ़ने के लिए चल रहे हैं कि कैथोड किरण हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो बच्चों, जैसे मैंने हेडिंग डलवाया सेम वैसे हेडिंग लगाओ। अब इसके नीचे हमें पढ़ना है, पहले हेडिंग आपकी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज, फिर पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज में पहली हेडिंग लग रही है कैथोड किरण। ध्यान देना, तो हमारे पास में अगर यहीं से आएगा कि कैथोड किरण क्या होती है, ध्यान देना, कैथोड किरण हमारे पास में क्या है। ध्यान देना दोस्तों, कैथोड किरण की अगर बात कही जाएगी कि कैथोड किरण हमारे पास में है क्या, अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि कैथोड किरण है क्या, दोस्तों मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी बता देता हूँ कि एक्चुअली में कहानी है क्या। हमने कहा मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ से क्या है, वैज्ञानिक है। कौन है, वैज्ञानिक। और यहीं से मैं मान लेता हूं कि हमारे पास में कौन है, ज्योतिष है।
कौन है? ज्योतिष है। अब बताओ दोस्तों, जो वैज्ञानिक है और हमारे पास में क्या है? ज्योतिष है। अगर ध्यान से कही जाती है, ज्योतिष अगर किसी बात को बता देता है, अगर हमारे वैज्ञानिक कह देते हैं कि हमारे पास में हमारी दुनिया, धरती का कल अंत होने वाला है, तो कोई लोग यकीन नहीं मानेंगे कि धरती का अंत कैसे होने वाला है, तुम प्रूव करके बताओ। ज्योतिष अगर यही कह देगा कि कल धरती का अंत हो जाएगा, तो सब लोग अपना बोरिया बिस्तरा पूरा निकाल लेंगे, कहेंगे अब तो हम चल रहे हैं राम की चरणों में। इसका मतलब इनसे कोई प्रूफ लेने वाला नहीं आएगा। आज तक वाली अंजना ओम कश्यप इनके पास में नहीं जाएंगी कि हाँ साहब आप बताइए दुनिया का अंत कैसे हो सकता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक बोल देगा तो माइक लेकर के सब लोग खड़े हो जाएंगे, साहब आपको कैसे पता चला, बताइए कि धरती का अंत कैसे होने वाला है, बताओ जल्दी से आपकी धरती का अंत कैसे होगा। मतलब इतना वैज्ञानिकों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जाता है, मतलब इनसे प्रूफ मांगा जाता है। हालांकि ये देते हैं, एक एक जड़ का प्रूफ देंगे, लेकिन ये लोग इस बात का प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि कैसे ये हमारे पास में चमत्कार होता है। भाई हमें तो शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, हमने इस सपने में सोया, कृष्ण भगवान सपने में आए, भांग घोल करके हमको पिला दिए और खूब हुमच के हमको खूब शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को पूरी जिंदगी घिसना पड़ जाता है ना, फिर भी जल्दी कोई यकीन नहीं मानता। इसका मतलब वैज्ञानिक की बातों को नहीं मानते हैं, प्रूफ मानते हैं। तो वैज्ञानिक और ज्योतिष एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बातें कुछ सही निकलती हैं इनकी भी, क्योंकि पुराणों के अनुसार हमारी गीता भी गलत नहीं है, ठीक, इनके अनुसार भी कुछ बातें सही हैं। तो इसका मतलब वैज्ञानिक और ये, इन लोगों के आधार पर मैं थोड़ा सा एक कहानी आपको बताता हूँ, जो कि कहानी किसी भी किताबों का प्रमाण साक्ष्य नहीं है, इसका किसी भी किताब से संबंध नहीं है, आपके केवल चैप्टर को दिलचस्पी उत्पन्न के लिए ये कहानी बताई जाती है। आपके टीचर भी बताए होंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वैज्ञानिक और ज्योतिष थे, इनके बीच में आपस में वार्तालाप चल रहा था। ये कहे कि भगवान नहीं होते हैं, साइंटिस्ट लोग बोले, और ज्योतिष बोले कि भगवान होते हैं। इन दोनों में जब बहुत ज़्यादा वार्तालाप होने लगा कि भगवान नहीं है, अगर भगवान होते तो हमको दिखाई देते, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि हमें भगवान दिखाई देते, हम इतनी यात्रा कर डाले हैं अंतरिक्ष की, लेकिन हमको भगवान कहीं पर दिखाई नहीं दिए। तो वहाँ पर ऋषि मुनि लोग होते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, भगवान क्या करते हैं, होते हैं, आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा होते हैं। बिना परमात्मा के हम लोग इस धरती पर नहीं आए हैं। अगर हम लोग आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान की क्या है, देन है। साइंटिस्ट कहते हैं भगवान नहीं होते, फिर भी एक बार स्वर में। तो ज्योतिष लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आता है। इन दोनों लोगों के बीच में वार्तालाप होने लगता है कि अचानक से मौसम क्या होता है, गड़गड़ाहट के साथ में बादल बहुत सारे बन जाते हैं। तो वहाँ पर ऋषि मुनि कहते हैं देखो तुम भगवान की इतनी ज़्यादा बुराई कर रहे हो, और भगवान गुस्सा होकर के डरा रहे हैं, बोल रहे हैं, ऊपर से चिल्ला रहे हैं, गर्जनें हो रही थी, गर्जन हो रहा था बादलों का, ठीक। तो इसके बाद में साइंटिस्ट कहते हैं ये केवल एक मौसम का खेल है, बादल बन रहा है जिसकी वजह से क्या है, आवाज़ गड़गड़ाहट की आ रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ऐसा है, देखो थोड़ी देर के बाद में फिर से क्या होता है, चिंगारी निकलने लगती है, स्पार्क बादलों के बीच में होने लगता है। तो ऋषि मुनि कहते हैं देखो भगवान आंखें दिखा रही, इतने गुस्सा हो गए भगवान कि भगवान आंखें दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो ऋषि मुनि साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ऐसी ऐसी चिंगारियां तो हम रोज उत्पन्न करते हैं, ठीक। तो वैज्ञानिक लोगों को, ऋषि मुनि को गुस्सा आता है, कहते हैं अगर तुम ऐसी ऐसी चिंगारियां रोज उत्पन्न करते हो, हमें ऐसी चिंगारी तुम उत्पन्न करके दिखाओ, तब हम समझ लेंगे कि भाई हाँ क्या हो, तुम भगवान हो, पृथ्वी के भगवान तुम्हें हम कहने लगेंगे। अब यहीं से विलियम क्रुक्स थे जो रसायनज्ञ थे, इनके साथ में यही से कहानी स्टार्ट हो गई। अब विलियम क्रुक्स और उनकी टीम ने क्या किया, इस चिंगारी को उत्पन्न करना चाहा। तो इस चिंगारी को उत्पन्न करने के लिए दोस्तों विलियम क्रुक्स ने एक कांच की नली लिया। देखो अब ये एक हमारे पास में कांच की क्या थी, नली थी, जो कि विलियम क्रुक्स ने क्या किया, लिया था। ध्यान देना, ये एक कांच की क्या है, नली है। एक कांच की नली को जब विलियम क्रुक्स ने क्या किया, लिया, ध्यान दो, देखो विलियम क्रुक्स ने जब कांच की नली को लिया और इसमें क्या लगाया दोस्तों, एक साइड में एक प्लेट लगा देते हैं और दूसरी साइड में एक दूसरी प्लेट लगा देते हैं। एक साइड में ये प्लेट लगाए और एक साइड में ये प्लेट लगाते हैं, और इस पाइप में जितनी गैसें बची हुई थी, पूरी गैसों को खींच करके क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और इस नली के अंदर क्या उत्पन्न कर देते हैं, निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। इसका मतलब इस गैस के अंदर दाब बहुत कम कर दिया गया। दाब क्या किया गया, कम कर दिया गया, 10 की घात -8 दाब कर दिया जाता है। जब 10 की घात -8 दाब किया तो इधर से यहाँ पर क्या लगाया, एक करंट यहाँ पे दिया गया। दोनों की साइड में दोनों प्लेटों को करंट से जोड़ देते हैं। एक जो हमारे पास में प्लेट होती है माइनस, और एक हमारे पास में जो प्लेट होती है कैसी होती है, प्लस प्लेट होती है। इस वाली प्लेट का जो हमारे पास में नाम था, इस प्लेट का नाम क्या था, कैथोड था, और इस वाली प्लेट का जो हमारे पास में नाम था, इसका नाम क्या था, एनोड था। तो हम लोग पहले ये इसको बोलेंगे क्या दोस्तों,
कि विलियम क्रुक्स ने एक कांच की नली को लेकर के उसमें से गैस को खींच करके बाहर निकालिया, पूरा दाब क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया था। बताओ दोस्तों, अगर हमारे पास में जैसे कोई भी चीज़ होता है उसका अगर हमें क्या करना हो, दाब कम करना हो, ध्यान से देखना, अगर हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या है, पॉलीथीन है, दिखाई दे रहा है, अगर हम इसके अंदर बहुत सारी क्या है, गैसें हैं, तो बताओ अगर गैस इसके अंदर भरी तो इतना फूला हुआ है, इसके अंदर की पूरी गैसें अगर हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो बताओ जब पूरी गैसें मैं दाब दाब के क्या कर दिया, निकाल दिया, देखो एकदम से पूरी गैसें मैं इसमें से निकाल दिया, बताओ पूरी गैस निकाल दिया तो अंदर का दाब कम हो गया, बाहर का दाब क्या है, ज़्यादा हो गया है। उसी प्रकार से कांच में से दाब को क्या किया गया, जब बाहर निकाल लिया गया तो इसके अंदर पूरी हवा नहीं बची है, बहुत कम दाब लिया गया, तो बहुत कम दाब पर, ठीक, अब ये नली तो क्या होगी, पचकने लगेगी, इसके वजह से इसमें क्या किया गया, अक्रिय गैसों को इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक, ताकि ये नली पचकने ना पाए, तो दाब कम हो जाएगा एकदम से। जब बहुत निर्वात उत्पन्न करके अल्प दाब पर दोनों साइड से करंट दिया जाता है तो इनको ये देखने को मिलता है कि यहाँ से क्या होती हैं, कुछ प्रकार की किरणें निकलती हैं, क्या निकलती हैं, कुछ प्रकार की इधर से किरणें निकलती हैं, और ये जो हमारे पास में है क्या है, निकलने वाली किरणें हैं, इन किरणों को क्या कहा जाता है, कैथोड किरण कहा गया। इन किरणों को क्या करते हैं, कैथोड किरण कहा जाता है। चूंकि इस बात की यहाँ से क्या करती है, ये पुष्टि चल जाती है कि विलियम क्रुक्स ने जब क्या किया, कैथोड तथा एनोड को उच्च वोल्ट पर करंट दिया गया। उच्च वोल्ट पर जो करंट दिया जाता है कितना दिया गया, 10,000 से 10 के से लेकर के 30 के बीच में करंट दिया गया। तो देखते हैं इधर से एक प्रकार की क्या निकलती है, किरण निकलती है, जिस किरण को क्या कहा गया था, कैथोड किरण कहा गया था। विलियम क्रुक्स ने एक कांच की नली को लेकर के उसमें बहुत कम दाब पर कैथोड तथा एनोड प्लेटों को लगा करके जब 10,000 से 30,000 के बीच में करंट दिया गया तो देखते हैं कि इसमें से कुछ अजीब किरणें निकलती हैं। यह किरणें हमारी क्या होती हैं, कैथोड की ओर से निकल रही थी, इसलिए पता चला कि इन किरणों का जो नाम रखा गया कैथोड किरण रखा गया था। इन किरणों को क्या बोलेंगे, कैथोड किरण। कैथोड से निकलने वाली किरणों को क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहा गया था। ये तो हमारे पास में हुई कैथोड किरण, लेकिन हमने कहा कि इन कैथोड किरणों का रंग भी होता है, जिस जैसी धातु होगी वैसा हमारे पास में ये रंग होता है। तो कैथोड किरणों का जो रंग होता है डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेट किसकी लगाई गई है। अब कैसे ये पता चला कि कैथोड से ही किरणें निकल रही हैं, बाबा ये किरणें इधर से भी तो निकल सकती है ना, कोई तीर तो लगा नहीं है। अब इस बात को दोस्तों हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को समझ के चलेंगे कि कैथोड किरण की दिशा कैसे पता चली और कैथोड किरण के गुण क्या होते हैं। कोई आपसे पूछेगा कैथोड किरण क्या होती है, तो कैथोड से निकलने वाली किरणों को क्या बोलते हैं, कैथोड किरण कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति किसने किया, विलियम क्रुक्स ने किया था। एक बंद कांच की विसर्जन नलिका को लेकर के उसमें बहुत कम दाब पर निर्वात उत्पन्न किया, तो कैथोड तथा एनोड को जब 10,000 से 30,000 वोल्ट के बीच में करंट देते हैं तो देखते हैं कि कैथोड से कुछ प्रकार की किरणें निकलती हैं। इन किरणों को क्या कहा जाता है, कैथोड किरण कहा जाता है। इस कैथोड किरण की दिशा कैसे पता चली कि इधर से निकल रहा है कि इधर से निकल रहा है, इस टॉपिक को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैथोड किरणों के गुण समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत, अपना ख्याल रखें, छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान दें। फिर से जय भारत।